बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं कि कैसे सारा का सारा मलबा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे डाल दिया गया और एक नहीं दूसरी मर्तबा डाल दिया गया। इसके अलावा आज मिलिट्री ट्रायल केस में एक नया मोड़ आया है, एक नया नुक्ता अदालत के सामने रखा गया है। वो नुक्ता क्या है, आज की समाअत क्या रही, उसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ये बल्कि आप रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये एतराज़ उठाया गया इंटरनेशनल यानी आलमी सतह पे और अफ़गान हुकाम के साथ। एतराज़ ये रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के इमलाक को, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाते हैं। अब ये जो अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल का मामला है, इसमें सिर्फ दहशतगर्दों की बात नहीं बल्कि ये भी पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ किया जाता है कि आपके शहरी भी इन सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो फितना ख़वारिज की जानिब से की जाती हैं। अब नाज़रीन हुआ यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये शोरश ज़दा जो इलाके हैं, वहाँ पर 28 फरवरी को कार्रवाई करके 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जहन्नम वासिल कर दिया। वो जो नाज़रीन 14 दहशतगर्द मारे गए, उनमें एक जो है वो अफ़गान शहरी निकला जिसका नाम मुजीबुर रहमान है और अफ़गानिस्तान के ज़िला चुक और सूबे मैदान खुर्द वर्दक का वो शहरी है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स ने इससे पहले भी 30 जनवरी को एक कार्रवाई करके अफ़गान शहरी बदरुद्दीन जो है अफ़गान हुकूमत के हवाले किया था कि आपके शहरी पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, ये उसकी डेड बॉडी ले लें और अपने मामलात को देखें, अपनी इस सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। लेकिन कान पे जूं तक ना रेंगी। अब फिर यही हुआ है कि 28 फरवरी को एक ऑपरेशन किया गया, उसमें एक और अफ़गान शहरी मुजीबुर रहमान नामी, जिसका अभी मैंने कुछ थोड़े से कवायद आपके सामने रखे हैं, वो भी पकड़ा गया। अब ये जो अफ़गान शहरी है जो अभी पकड़ा गया है 28 फरवरी के ऑपरेशन में, ये अफ़गान नेशनल मिलिट्री एकेडमी के एक बटालियन का कमांडर है। तो इसकी जो डेड बॉडी है वो भी अफ़गान हुकाम के हवाले की गई और अफ़गान भाइयों से, अफ़गान दोस्त हुकूमत से यही मुतालबा किया गया कि आप अपनी सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल है उसको रोकें। अब देखें, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपने तय जितना हो सकता है अपनी बसात से बढ़कर जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खुफिया इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन भी कर रही है, उनका कला कमा भी किया जा रहा है और जहाँ पे कोई अफ़गान नेशनल मिलता है उससे अफ़गान हुकूमत के बतौर सबूत भी हवाले किया जाता है कि देखें, आप नहीं मानते लेकिन आपका शहरी हमने पकड़ा है और ये इस कार्रवाई में मुलविस था। तो बहरहाल पाकिस्तान का एतराज़ तो मौजूद है, अफ़गान हुकूमत उसको माने या ना माने। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर पे कि मलबा इमरान खान साहब पे कैसे डाल दिया गया। उसके बाद फिर जो मिलिट्री ट्रायल केस की जो समाअत हुई, फिर उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान एक तो जो बाहर तवक्कुआत लगा के बैठे हैं कि बाहर से कोई लेटर आएगा, कोई ट्वीट आएगा, कोई दबाव आएगा और ख़ान साहब की और तहरीक इंसाफ की बात बन जाएगी। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब रिहाई के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कभी कहते हैं कि पिंडी के साथ बातचीत, कभी हुकूमत के साथ बातचीत और कभी कहते हैं किसी के साथ नहीं करूँगा, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाऊँगा। और साथ में इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे मैंने बंद भी नहीं किए। अब नाज़रीन, जो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ क्या है, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में, मुख्तलिफ़ वीडियो लॉग्स में उसकी डिटेल आपके सामने रख चुके हैं
कि मौलाना साहब इमरान खान साहब के कंटेनर पर सवार होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मौलाना साहब के साथ बातचीत करके यकीन दहानी करा के खान साहब जो हैं अपनी बात से पीछे हट गए। अब वो मौलाना साहब की जमात के रिजर्वेशन हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पीटीआई के साथ नहीं चल सकते, उस वक्त तक नहीं चल सकते जब तक पार्टी इसके ऊपर एग्री ना करे। दूसरा नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाने के हवाले से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ओहदा दिया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी सारा मलबा मौजूदा हालात का बानी पीटीआई इमरान खान साहब पे डाल दिया है। अब शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, वो मानते भी हैं शाहिद खाकान अब्बासी कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब की पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 4 सालों में जो कुछ किया, जब वो वज़ीर आज़म थे, जब उनकी वफाक और सूबों में हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने जो कुछ अपने 4 सालों में किया, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान साहब को अपना ये रवैया तब्दील करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान ने यह रवैया तब्दील ना किया तो फिर बेशक इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में भी आ जाएं, उनके हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दरअसल शाहिद खाकान अब्बासी कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी ईगो, अपनी ज़िद और अपनी जो इंतशार वाली सियासत है उससे तौबा ताइब होना होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि नफाक जब तक रहेगा सियासी जमातों में, ना मुल्क का फ़ायदा होगा, ना सियासी जमातों का फ़ायदा होगा, ना अवाम का फ़ायदा होगा। अगर नफाक ख़त्म हो जाए सियासी जमातों में, यानी इत्तफाक हो जाए, और वो कहते हैं कि सियासी जमातों में और ख़ास तौर पे अपोजिशन की सियासी जमातों में किसी किस्म का इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि अगर ये नफाक ख़त्म हो जाए अपोजिशन की जमातों में, या तमाम जमातों में इत्तफाक हो जाए, तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है, इमरान खान साहब बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन साथ में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी गलतियों पर सोचना चाहिए कि कहाँ पे गलती की और क्यों गलती की। और सबसे ज़्यादा शाहिद खाकान अब्बासी का इस बात पे एम्फसाइज़ है कि अगर इस्लाह किसी ने करनी है, अपने आप को सुधारना है, तो वो कोई और लीडर नहीं, वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, जिन्हें अपनी सबसे ज़्यादा इस्लाह करनी चाहिए। यानी पूरा जो मलबा है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे डाल दिया है कि ये अगर इस्लाह अपनी कर लेते हैं, अपना रवैया, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर रवैया खान साहब तब्दील नहीं करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और साथ में शाहिद खाकान अब्बासी ने एक और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर दी कि तहरीक इंसाफ में या तो बानी पीटीआई हैं, या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, या तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी जमात में कोई हैसियत नहीं। और ये भी कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने, और ये खान साहब के लिए अच्छा तजवीज़ है, क्या कहा कि अमेरिका से इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ होना है यहीं पे होना है, तो खान साहब अपनी इस्लाह करें। तो चलें, इमरान खान साहब के मुखालिफ तो जो कहते थे, अब तहरीक इंसाफ ने तो खाकान अब्बासी साहब को अपने साथ मिला रखा है ना, तो खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं उसी पर अमल कर लें, अपने रवैये चेंज कर लें और आए बैठ के बात करें, तो रास्ता निकलेगा। कानून भी अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन मुज़ाकरात करेंगे तो मुज़ाकरात से भी रास्ता निकलेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें वकील साहब ने एक नया नुक्ता अदालत के सामने रखा है और उस पर दलाइल दिए जा रहे हैं। अब वकील नाज़रीन फैसल सदीकी साहब सिविल सोसाइटी के वकील हैं, और उन्होंने मुद्दा ये रखा है क्योंकि बाकी वकला की जानिब से, चाहे सलमान अकरम राजा थे, चाहे इमरान खान साहब के वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब थे, चाहे लतीफ़ खोसर साहब थे, उन्होंने जो हिट किया, उनकी तरफ से हिट किया गया आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D को, और साथ में आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 को, कि ये इन सेक्शंस के ज़रिए ये कलदम होने चाहिए, ये गैर कानूनी बरकरार रहने चाहिए, गैर आइनी इनको बरकरार रखा जाए। इन सेक्शंस को जो मैंने अभी पढ़े इनको बहाल ना किया जाए। लेकिन जो फैसल सदीकी साहब हैं वो अदालत के सामने एक जो नया नुक्ता लेके आए हैं, वो ये कहते हैं कि मैं जो कानून के जो सेक्शन जिसको हमारे साइड के वकला की जानिब से चैलेंज किया गया, उसकी जो आइनी हैसियत है उस पर दलाइल दिया गया, मैं उस नुक्ते पर दलाइल नहीं दे रहा। फैसल सदीकी साहब का दरअसल अपने दलाइल में ये कहना है कि अगर एक नैरो आर्गूमेंट से रास्ता बन सकता है तो वो रास्ता बनाना चाहिए, बजाय इसके कि अदालत को आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन या लीगल इंटरप्रटेशन की तरफ ले जाएं। फैसल सदीकी साहब ये कह रहे हैं अदालत के सामने कि जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 है, जिसके तहत जो मुल्ज़मान होते हैं, जिन्होंने सिविल जुराइम किए होते हैं,
उनकी मिलिट्री कस्टडी सिविलियन अदालत से मांगी जाती है। फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मुल्ज़मान की हवालगी हुई है ना, ये हवालगी कानून के मुताबिक नहीं हुई। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शन 94 के तहत जो कमांडिंग ऑफिसर का अख्तियार है आम अदालतों से मुल्ज़मान को ट्रांसफ़र करके मिलिट्री की कस्टडी में ला के उनका मिलिट्री ट्रायल करना, ये अख्तियार दरअसल कमांडिंग ऑफिसर का लामहदूद है। और फैसल सिद्दीकी साहब आर्गूमेंट ये ले रहे हैं, कहानी अदालत के सामने रखे हैं कि हमारे तो मुल्क के वज़ीर आज़म के पास अनफेटर लामहदूद अख्तियारात नहीं, तो एक कमांडिंग ऑफिसर के पास कैसे अख्तियार हो सकता है। वो केस ये बना रहे हैं, बुनियाद ये बना रहे हैं कि अगर ये जो 105 मुल्ज़मान जो कि आम अदालतों से मिलिट्री कस्टडी में ट्रांसफ़र किए गए, फैसल सिद्दीकी साहब हिट ये कर रहे हैं कि ये मुल्ज़मान की हवालगी की जो बुनियाद है, जब ये बुनियाद ही दुरुस्त नहीं, तो इस बुनियाद पे किया गया जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है वो भी सस्टेन नहीं रह सकता। अगर आप इस अदालत से कहा जा रहा है फैसल सिद्दीकी की तरफ से कि इस बुनियाद को आप हिट करेंगे, तो फिर आपको कानून के जो सेक्शंस हैं उनको कलअदम करार देने की ज़रूरत नहीं। कानून के सेक्शन आप बेशक बहाल कर दें, लेकिन जब आप इस बुनियाद पे जाएंगे, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि सारी फसाद की जो जड़ है वो सेक्शन 94 के तहत 105 मुल्ज़मान की जो आम अदालतों से मिलिट्री कोर्ट में हवालगी है, सारी फसाद की जड़ यहाँ पर लामहदूद अख्तियारात हैं। अगर ये अख्तियारात रेगुलेट हो जाएं, स्ट्रक्चर हो जाएं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय हो सकती हैं। जिसमें नाज़रीन, जैसे रिजवी साहब ने एक तो ये पूछा कि क्या ये जो फैसला ATC अदालत ने किया मुल्ज़मान की हवालगी का, क्या पुलिस की तफ्तीश स्लो थी या फिर मिलिट्री की तफ्तीश बहुत तेज़ थी, और क्या जब ये हवालगी हुई क्या अदालत के रिकॉर्ड पर कोई मबाद, कोई सबूत भी रखे गए। तो इस बात को भी फैसल सिद्दीकी साहब ने रद्द कर दिया कि सबूत की बात ही नहीं, असल बुनियाद है कि ये अख्तियार, ये इजाज़त थी ही नहीं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे पूछा फैसल सिद्दीकी साहब ने कि आप आर्टिकल 94 की बात कर रहे हैं, क्या आपने आइन के आर्टिकल 94 को चैलेंज किया है। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने आइन सेक्शन जो 94 है आर्मी एक्ट का, आर्मी एक्ट का है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैंने ये चैलेंज किया है। फिर इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जब ATC अदालत ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने से पहले तो ये मुल्ज़मान जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ ये ताबे नहीं थे मिलिट्री एक्ट के, लेकिन जब इनका ऑर्डर हो गया ATC अदालत से, तब तो ये कानून के ताबे हो गए, इन पे आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे ये नुक्ता रखा कि कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला तो मुल्ज़मान की हवालगी से पहले होगा। यहाँ पे मुल्ज़मान की हवालगी यानी आम अदालतों से मिलिट्री कोर्ट में उनकी कस्टडी होने के बाद में फ़ैसला होता है कि इन मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल होगा। तो ये मेरा बुनियाद जो है वो आपके सामने है। फिर अदालत ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि चलें आपकी दलील मान लेते हैं, आपकी अगर दलील मान लें तो जो मुल्ज़मान जिनका ट्रायल हुआ है, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं, फिर वो केसेस कहाँ पे जाएंगे। जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वो मुल्ज़मान जिनकी मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई उनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं, वो मुल्ज़मान जिनकी सज़ाएँ पर एग्जीक्यूशन हो चुकी हैं, वो केसेस जो है फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। लेकिन वो मुल्ज़मान जिनकी सज़ाएँ अभी एग्जीक्यूट होना रहती हैं, यानी वो मुल्ज़मान मिलिट्री कोर्ट से जिनको 10 साल की सज़ा हुई, 6 साल की, 8 साल की या उम्र कैद की सज़ा हुई, ऐसे मुल्ज़मान के जो केसेस हैं वो ATC अदालत को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप ही की बात को लेके चलें कि अगर ऐसा होगा तो जो केस ट्रांसफ़र होंगे मिलिट्री कोर्ट से, वो केस ATC अदालत में जाने के बाद क्या उनका डी नोवो यानी नए सिरे से ट्रायल का आगाज़ होगा, या फिर जहाँ पर जो एविडेंस मिलिट्री कोर्ट ने रिकॉर्ड की हैं उन एविडेंस के रिकॉर्ड होने से आगे ATC अदालत को कार्रवाई आगे बढ़ाना पड़ेगी। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि जिन मुल्ज़मान की सज़ाएँ एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, वो मुजरम हो चुके हैं, उनकी सज़ाओं को पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करार देना, ये क्या मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है, मिलिट्री कोर्ट का जो फ़ैसला है, उसको इंडोर्स करने के मुतारिफ नहीं। इस पर भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडोर्समेंट नहीं होनी चाहिए। फिर आगे चल के फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने आर्टिकल 245 चूँकि लगा हुआ था, इसलिए बराह रास्त की दरख्वास्त हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, क्योंकि आर्टिकल 245 लगने के बाद जो हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार है वो ख़त्म हो जाता है,
तो इसलिए हम ये सुप्रीम कोर्ट में हमने बराह रास्त मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ हमने पटिशन दायर की थी। मुसर्रत अली साहबा ने भी एक सवाल किया कि जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ATC अदालत में प्रोसीडिंग ठीक नहीं हुई, हवालगी दुरुस्त नहीं हुई, तो मुसर्रत अली साहबा ने कहा एक तो उनका आज गला ख़राब था, तबीयत ठीक नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी, सवाल ज़ाहिर सी बात है गला ख़राब था, सवाल हमें भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो मुसर्रत अली साहबा ने कहा कि किसी ने मुझे बद्दुआ दी है, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, आपको कौन बद्दुआ देगा। तो उन्होंने कहा कि ये एतराज़ जो है क्या ATC अदालत के सामने उठाया गया कि ये जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है कि इन मुल्ज़मान की हवालगी वहाँ पे कर दी जाए। तो भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बेशक एतराज़ उठे या ना उठे, ये जो कस्टडी है ये दुरुस्त नहीं हुई। नाज़रीन, आज की इस केस की जो समाअत है उसे अब कल तक मुलतवी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।